ठीक है। मैं मोहित गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यादान क्लासेस में। और हम लोग टॉप 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं हिस्ट्री के, जो पैट परीक्षा में आने की जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है। और हम इसके 3 पार्ट में लेकर के आने वाले हैं इसको, और जिसका हम पहला पार्ट लेकर के आ चुके हैं। और जिस किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पहले पार्ट का। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री को। फर्स्ट पार्ट में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को देखा, और जिसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक तो मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, ठीक है, उनका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। और साथ में उसका पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा लें, और उसको साथ में रख के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रयास रहेगा कि मैं आपको अधिक से अधिक समझाने का प्रयास कर सकूं। आगे देखते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपकी जो सीट आपको डाउनलोड करेंगे उसमें होगा, देखो पहला क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद जो थे उनका जन्म कब हुआ, 570 कब हुआ था, 570 ईस्वी में। ठीक है, अब पैगंबर हजरत मोहम्मद से संबंधित 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। ये है जन्म इनका मोहम्मद हजरत का, और इन्होंने देखो 622 ईस्वी में मक्का छोड़ करके ये मदीना गए। कहां से, मक्का से मदीना गए। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ, हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। तो अगर पूछा जाए हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो क्या हो जाएगा, हिजरी संवत 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ, 622 ईस्वी से। और देखिए 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो गई। ठीक है, कब हुई इनकी मृत्यु, 622 ईस्वी में। ठीक है, ये मैंने महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो मैंने आपको एक नजर में बता दिए, आप नोट करिएगा इसको। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब की गई। क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब की गई। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था ये एक आक्रमणकारी था या एक आक्रांता था, और कहाँ का था, अरब का था। कहाँ का था ये, अरब का। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछ लेगा, अरबियों के द्वारा भारत को कब विजित किया गया, या भारत विजय या सिंध विजय कब की गई, तो हो जाएगा 712 ईस्वी। ठीक है, 712 में किसने आक्रमण किया था, किसने किया था, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और इसमें डेट ही पूछी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 712 ईस्वी। अब देखो, जो अरब विजय हुई है इसका वर्णन जो है सबसे प्रमाणिक स्रोत चचनामा में दिया गया। चचनामा एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई थी अरबी भाषा में। ठीक है, किसमें की गई थी, अरबी भाषा में। और इसका जो राइटर है वो ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। और ये ऐसा माना जाता है इनके साथ जो सैनिक आए थे उनमें से ही किसी ने इस चचनामा की रचना की है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, कौन था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार पूछा है। ठीक, इसमें दिया है ऑप्शन में, देखो हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। तो देखो, हसन निजामी का जो समय रहा है वो रहा है समकालीन कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। क्या है इसकी पुस्तक का नाम, ताजुल मासिर। अब देखिए, अगला है उतवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उतवी। क्या हो जाएगा, उतवी। देखिए, उतवी जो था वो इसका दरबारी इतिहासकार था। उसने किताबुल यामिनी की रचना की। किसकी रचना की, किताबुल यामिनी। और देखिए अगला है ऑप्शन में फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी ने कौन सी रचना की है, शाहनामा की। किसकी रचना की है, शाहनामा की। और अगला ऑप्शन दिया है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो था वो पृथ्वीराज तृतीय जो थे, है ना, उनका दरबारी कवि था। और उसने किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की। शाहनामा का लेखक कौन है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है शाहनामा का लेखक कौन है। तो अभी हम जस्ट ऊपर इस प्रश्न का उत्तर
पढ़ चुके हैं ना। तो शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी से वायदा किया था कि आप एक प्रत्येक छंद की रचना करेंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको एक सोने का सिक्का दूंगा, है ना। तो लेकिन बाद में उसने दिया नहीं। किसको? फिरदौसी को। इस कारण से फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ही देखो, उत्वी की आपको रचना पता है, उत्वी ने किसकी रचना की थी? फिरदौसी की रचना आपको पता है। अलबरूनी देख लो, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी दिया है अलबरूनी। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद। आप नोट करते चलिएगा और ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछ लेगा आपसे कि अलबरूनी की रचना का नाम क्या था। ऐसी देखो बरनी है, बरनी, ठीक है, बरनी की थी तारीख फिरोज शाही। क्या है इसकी पुस्तक का नाम? तारीख फिरोज शाही। आगे देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अलबरूनी। अलबरूनी। देखिए अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसे किताबुल हिंद कहा जाता है। क्या कहते हैं? किताबुल हिंद। ठीक है, इसकी रचना है किताबुल हिंद। ठीक है, ये किस भाषा में रची गई है? अरबी। ठीक है, कौन सी भाषा में है? अरबी में है। ठीक, इसका देखो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने इसका, इधर ज्यादा निकल गया, एक मिनट रुकिए, इस साइड को लिख देता हूं मैं। एडवर्ड सचाऊ। ठीक है, एडवर्ड सचाऊ ने क्या किया है? इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, ये अलबरूनी जो था, ठीक है, अलबरूनी का जन्म वैसे हुआ था 973 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? खीवा में। ठीक है, और जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया 1017 ईस्वी में, किसने? महमूद गजनवी ने। तो ये अलबरूनी को अपने साथ ले आया वहां से, और जब भारत पर आक्रमण किया इसने तो अलबरूनी इसके साथ भारत आया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप नोट कर सकते हैं और इनसे प्रश्न बनने की भी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अलबरूनी। ठीक है, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अलबरूनी। देखिए अलबरूनी भारत आया था और इसने भारत में आके संस्कृत का अध्ययन किया और उसके बाद इसने क्या किया? जो पुराण थे उनका भी अध्ययन किया। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान ये है ना, वो भी हो जाएगा कौन? अलबरूनी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? ठीक है, तो 1100 ये पूछ रहा है 1192 ईस्वी में किसने उत्तर भारत को जीता था? देखिए हमको पता है 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में कौन सा युद्ध हुआ? इसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 और 1192 ईस्वी। ठीक है, और इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध और इसे बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, और दोनों ही किस किस के बीच हुए? दोनों में कौन थे? एक तरफ मोहम्मद गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अब देखो पहले वाले में कौन जीता? पृथ्वी जीते या पृथ्वीराज जीते, और दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीता। और मोहम्मद गौरी ने यहीं पर विजय के पश्चात क्या करा, है ना, यहां पर अपना शासन स्थापित किया, है ना, एक तरीके से उत्तर भारत को जीत लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन नंबर देखें कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। ठीक है, मोहम्मद गौरी को
सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। देखो भारत में इन्होंने आकर के 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर दिया और गुजरात में उस समय भीम द्वितीय का शासन था, या भीम द्वितीय। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय। भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय, ठीक है, ये दोनों भाई थे और इनकी माता है ना, इनकी माता का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। इस युद्ध का वैसे भी जो प्रतिनिधित्व किया था वो नायिका देवी ने ही किया था, ठीक है, और नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, तो इसमें हम आंसर में हमारा मूलराज द्वितीय नहीं दिया गया है, तो हमारा कौन सा आंसर सही, आंसर में क्या नाम सही हो जाएगा? भीम द्वितीय। ठीक है, क्या हो जाएगा सही? भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? देखो जयचंद जो थे वो गहड़वाल वंश के शासक थे, उनकी राजधानी कन्नौज में थी, ठीक, और इनके और जो मोहम्मद गौरी था, इन दोनों के मध्य इटावा में चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जो हुआ 1194 ईस्वी में। तो हम क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित नाम, अच्छा ये 10 नंबर छूट गया, पहले 10 को देखेंगे। युद्ध जिसमें भारत मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, है ना, कौन सा वह युद्ध था जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई? तो अभी हम जिसको डिस्कस कर चुके हैं, 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, उस विजय के पश्चात ही भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। देखिए इनमें नाम दिए गए हैं, ठीक, क्या क्या नाम दिए गए हैं? चंगेज खां है, महमूद गजनबी है, मोहम्मद गौरी है, तैमूर है, ये सब नाम दिए गए हैं। अब इनमें पूछा गया है इनको कालक्रम अनुसार लगाएं, तो बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं आप अगर आपको ये पता है कि कौन सा व्यक्ति कब हुआ, तो आप इसको बड़े आराम से अरेंज कर लेंगे। देखिए चंगेज खां है, ठीक, चंगेज खां भारत की ओर कब आया था? 1221 ईस्वी में। कब आया था? 1221 ईस्वी में, ठीक है, इल्तुतमिश के समय में। और महमूद गजनबी 1000 ईस्वी में आया था, है ना, 1000 से लेकर 1027 तक ने 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी हम इसकी मान भी ले चलो, जो तराइन का द्वितीय युद्ध वहीं से विजय मान लेते, जहां से इन्हें मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया भारत में, तो इसको 1192 मान लेते हैं। वैसे तो ये 1175 में इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अब देखेंगे तैमूर, तैमूर कब आया था? तैमूर लंग है इसका पूरा नाम, ठीक है, इसने 1398 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक, तो इसको अगर अरेंज करना होगा तो हम कैसे कर देंगे? तो सबसे पहले आने वाला कौन हो जाएगा? महमूद गजनबी, है ना, 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4, इसका हो जाएगा बी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न बड़ा सरल है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब मतलब उसने गुलाम वंश की स्थापना कब की? 1206 में, ठीक है, और 1206 से 1210 ईस्वी तक ये शासक रहा। ठीक है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको लाख बख्श भी कहते थे, लाख बख्श। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आए कि लाख बख्श किसकी उपाधि है, तो वो किसकी हो जाएगी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसे पील बख्श भी कहते थे, क्या कहते थे इसे? पील बख्श। ठीक है, ये भी किसकी उपाधि हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, है ना, उपाधि, ये एक डंडा और लगा लेना, उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, याद रखिएगा, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। और इसकी राजधानी कहां पर थी? लाहौर। कहां पर थी? लाहौर। इसके द्वारा 2-3 निर्माण कार्य भी कराए गए, है ना। तो कौन कौन से निर्माण कार्य कराए गए? देखो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया,
और एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये कहाँ पर कराया गया? दिल्ली में। ये याद रखिएगा, यही पूछेगा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। ऐसे ही इसमें अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, इसका भी निर्माण करवाया। और ये कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर। ठीक है। और देख लो इसने क्या करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है, ये लिख लोगे आप, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक जो इंपॉर्टेंट थे हमने सारी चीजें एक ही में कवर कर ली। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? अब देखो, ये हमने जस्ट अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, और है ना, तो अगला क्या हो जाएगा? दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, है ना। उसके बाद जो नया शासक बना इल्तुतमिश, वो दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो हम इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंसर में क्या दोगे? क्या बताओगे? इल्तुतमिश। ठीक, अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये प्रश्न आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। कौन थी? रजिया सुल्तान। देखिए इनमें जितनी भी महिलाएं दी गई हैं ये सब रजिया सुल्तान के बाद हुई। देखो रजिया सुल्तान का जो समय रहा वो 1236 से 1240। चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, इनको अकबर ने पराजित किया था, ये अकबर की समकालीन थी। दुर्गावती जो है ये गोंडवाना की रानी थी। ठीक है, ये भी अकबर के समकालीन थे, इनको अकबर ने पराजित किया था गोंडवाना को जब जीता था। नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो हुई वो कौन है? रजिया सुल्तान। आगे देखेंगे, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ये वही प्रश्न आ गया। देखो अभी मैंने जब एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, उसका आंसर सारे एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो मैंने बताया था कि चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत की ओर आया था, भारत की सीमा तक आया था। और उस समय 1221 में शासन किसका होगा? किसका होगा दिल्ली पर शासन? इल्तुतमिश का। देखो इल्तुतमिश 1210 से मान लो, है ना, 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासक रहा दिल्ली का। तो 1221 में, है ना, जब अगर चंगेज खां आएगा तो किसका शासन होगा? इल्तुतमिश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया? नौरोज को प्रारंभ किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। कौन हो जाएगा? बलबन। देखिए बलबन जो था उसने फारसी राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। ठीक, और उसमें क्या था? फारसी राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत उसने जिल्ले इलाही, ठीक है, नियावत ए खुदाई ऐसी उपाधियां धारण करी थी। किसने? बलबन ने। और उसने अपने दरबार में सिजदा और पावोस जैसी प्रथाओं को भी प्रारंभ किया। ये सब फारसी परंपराएं थी, ये भी कह सकते हैं ये गैर इस्लामिक परंपराएं थी, लेकिन उनको भी इसने अपने दरबार में लागू करवाया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? देखिए एक सुल्तान हुए हमारे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खास तौर से जब पद्मावत फिल्म आई थी उस समय अलाउद्दीन खिलजी को आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक इच्छा थी कि ये विश्व विजय कर सके। किसके समान? सिकंदर के समान। जैसे सिकंदर विश्व विजय पर निकला था उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय करना चाहता था। इसलिए उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण कर ली। ठीक,
अब देखो सिकंदर, इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दें, है ना। इसने देखो चरीकर था, घरीकर था, ये कर भी लगाए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाए कि चरीकर और घरीकर किसने लगाए, तो वो भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू करने वाला कौन था? बाजार नियंत्रण प्रथा लागू करने वाला कौन था? तो कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, तो वो जाना जाता है अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। ठीक है, इसका जो एक उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी, तो जो पूरे बाजार का एक प्रमुख होता था वो दीवाने रियासत कहलाता था। देखो 3 प्रमुख अधिकारी होते थे इसमें, कौन कौन? दीवाने रियासत और सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। ठीक है, और सॉरी ये 2 नंबर होगा। ठीक है, और एक होता था इसमें बरीद ए मंडी। कौन होता था? बरीद ए मंडी। ठीक है, ये 3 प्रमुख अधिकारी थे किसके? बाजार व्यवस्था के। अब देखो ये सहना ए मंडी जो होता था, देखो इसने क्या करा था? 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे। ठीक है, 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे। कपड़ों का अलग बाजार था, ठीक, खाद्यान्न का बाजार अलग था, ठीक, ये समझ लो दैनिक जरूरत की वस्तुएं मिलती थी इसमें, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं। और इसमें यह था एक तरीके से मवेशी और दासों का बाजार था। ठीक है, अब ये 3 बाजार थे। इन 3 बाजारों में से क्या होता था? एक बाजार का प्रमुख क्या कहलाता था? सहना। क्या कहलाता था? सहना। ठीक है, ऐसे इस बाजार का प्रमुख क्या कहलाएगा? सहना। इसका प्रमुख क्या कहलाएगा? सहना। और तीनों बाजारों के प्रमुख को, मतलब जिसका तीनों पर अधिकार हो, वो होता था सहना ए मंडी। क्या होता था? सहना ए मंडी। ऐसे ही थे बरीद ए मंडी। देखो बरीद क्या थे? ये गुप्तचर थे। क्या थे? गुप्तचर। ठीक है, ये बाजारों में क्या करते थे? ये देखते थे कि व्यापारी जो है वो कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, घटतौली तो नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर कोई करता था तो उसको दंडित किया जाता था। ठीक, तो याद रखिएगा अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने देखो सेना में भी बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, सैन्य सुधार करने वाला भी ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। इसने नियमित सेना रखी, है ना, नगद वेतन देना प्रारंभ किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में क्या करा? एक और प्रथा शुरू की, है ना, घोड़ों को दागने की और हुलिया लिखने की प्रथा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाए, हुलिया लिखने की और घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो आप लोग आंसर क्या देंगे? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आप सिर्फ ऐसा ना सोचें कि हमने डाउनलोड कर ली यहाँ से ये जो प्रश्न की सीरीज है और हम उसके बाद इस वीडियो को ना देखें। देखिए वीडियो देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन भी बना रहे हैं जो मुझे लगता है, देखो मैंने एक चैप्टर से मान लीजिए एक क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं उठाए उससे, और उसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितने अपने मित्रों को है, आपके मित्र हैं या आपकी मित्रता सूची में जो जो हो, उन सबको भी अपनी ये वीडियो शेयर करें उनके साथ में, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसका जो उद्देश्य है, आप पेट के एग्जाम में जाएं तो आप एक वीडियो या 2 वीडियो देखने के बाद ही आपके अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से फंसें, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इसका जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करें जल्द से जल्द। आगे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का माहिर था। देखिए आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि दिल्ली का एक पागल सुल्तान था, है ना, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का पागल सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसको पागल का खिताब दे दिया गया। एक एल्फिंस्टन हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, है ना, वो बड़ा विद्वान शासक था। बस हुआ क्या, उसने जो कुछ योजनाएं चलाई जिनके कारण उसको पागल की संज्ञा दे दी या पागल कहा गया, वो बस उनका समय गलत था। उनको एक तरीके से उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो गलत समय पे कर दिया गया, इस कारण से वो विफल रही, है ना। वैसे ये जो था
फिर मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा विद्वान शासक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये खगोल शास्त्री भी था, गणितज्ञ था, आयुर्विज्ञान का बड़ा विद्वान व्यक्ति था। अगले देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन नंबर 20। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अमीर कोही, ये देखो एक प्रकार का, ये जो अमीर कोही था ये कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखो इसमें जैसे अलाउद्दीन खिलजी इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी, तब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे, अलाउद्दीन खिलजी के आगे दीवाने रियासत जरूर लिखें। हो सकता है आपसे पूछा जाए दीवाने रियासत विभाग का संस्थापक कौन था? बलबन। ठीक है, बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। कौन से विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज। सिकंदर लोदी, ठीक है, इसने कोई विभाग स्थापित नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसका आंसर हो जाएगा अमीर कोही। ठीक, इसने अमीर कोही विभाग स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, है ना, ये प्रश्न आता है। देखो प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने अपना राजधानी परिवर्तन किया? कहां से? दिल्ली से दौलताबाद के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था। कहां से? दिल्ली से दौलताबाद के लिए। क्यों किया था? देखिए इसका जो साम्राज्य था दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान का था? तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। ठीक है, इसलिए इसको लगा कि उत्तर भारत में दिल्ली से शासन दक्षिण भारत में करना थोड़ा दुष्कर है, इसलिए मैं अपनी राजधानी ऐसी जगह पे स्थानांतरित करूं जहां से दिल्ली और दक्षिण भारत दोनों की दूरी लगभग समान हो या दोनों को मैनेज किया जा सकते। इसलिए इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, लेकिन वहां पर भी इनको परेशानियां आई। जैसी दक्षिण भारत पर शासन करना दिल्ली से दुष्कर था, वैसे ही दौलताबाद से उत्तर भारत पर भी शासन करना दुष्कर होने लगा। इसलिए इन्होंने फिर से दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इसलिए ये योजना भी इनकी विफल रही थी। आगे देखेंगे इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? देखिए इब्न बतूता जो था ये एक यात्री था, ठीक है, विदेशी यात्री था। ये अफ्रीका के मोरक्को से आया था। ठीक है, अफ्रीका के मोरक्को से आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब ये आया तो इसने एक पुस्तक की भी रचना की। उस पुस्तक का नाम था रेहेला। क्या नाम था इसका? रेहेला। उस पुस्तक का नाम लिख लेंगे आप सब लोग, रेहेला पुस्तक का नाम था इसकी। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। कहाँ का काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का। ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में इसको अपना राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आप नोट करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। होली त्योहार को सार्वजनिक उत्सव में, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जो होली होती थी, होली के जो सार्वजनिक उत्सव मनाया जाता था राज्य में, उसमें भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था एक तरीके से कह सकते हो अन्य सुल्तानों की अपेक्षा थोड़ा सा धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। ठीक है, वैसे तो दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान धर्म सहिष्णुता के मामले में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन औरों की अपेक्षा मोहम्मद बिन तुगलक बेहतर था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आए। ठीक है, तो उन सबका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। देखिए आपसे पूछे दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की, है ना, दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने की, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की या किसने करवाई? ठीक है, तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह
तुगलक। इस तरीके के कार्य जिसने किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने ज्यादा किए थे। इसने एक खैराती अस्पताल भी चलवाया जिसे सफा खाना कहते थे, ठीक है, सफा खाना की भी स्थापना इसने कराई। मुस्लिम गरीब महिलाओं की विवाह के लिए इसने भी एक विभाग खोला था अलग से, ठीक। और इसने जो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक था सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण भी कराया, इसलिए इसे फिरोज शाह तुगलक को नहर प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये कट्टर धर्मांध शासक भी था, ठीक है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। तो प्रश्न ये भी बनता है कि ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। और देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक जो था उसने बहुत सारे नगरों की भी स्थापना की, जैसे हिसार था, फिरोजाबाद था, है ना, फिरोज शाह कोटला है और जौनपुर है, ठीक है। खास तौर से जौनपुर पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये अपने इसने चचेरे भाई जौना खां, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका वास्तविक नाम जौना खां या जूना खां था, ठीक है, कहीं आपको जूना खां मिलेगा, उसके याद में कह सकते हैं आप, ठीक है, वो या उसके नाम पर इसने एक नगर की स्थापना की जो कहलाया जौनपुर। तो यही प्रश्न पूछता है जौनपुर की स्थापना किसने की और किसकी याद में की गई या किसके नाम पर की गई? तो याद रखिएगा जौना खां। जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन को कि जितने भी लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं जब, तो मैंने उसमें बताया था कि लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने एक विभाग स्थापित किया था दीवाने इमारत, ठीक है, उसी को लोक निर्माण विभाग भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 26, हक ए सर्व या हाव ए सर्व भी बोलते हैं इसको, अथवा सिंचाई कर इसे बोलते हैं, अथवा सिंचाई कर भी, मतलब आज के संदर्भ में देखेंगे तो उसको सिंचाई कर कहा जाएगा, ठीक है। ये सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखो सिंचाई कर लगाने वाला सुल्तान कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। देखिए सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण जब फिरोज शाह तुगलक ने कराया, सिंचाई की व्यवस्था उत्तम कर दी, तो सिंचाई कर भी वसूला, ठीक है। ये उपज का 1/10 वसूला जाता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? अभी मैंने बताया था जस्ट, ठीक है, इसने दारुल सफा या सफा खाना की भी स्थापना की थी। तो दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल था। एक क्या हो जाएगा? एक खैराती अस्पताल। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? देखिए ये अभी मैं स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब उनके आंसर एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चनों के, तब मैंने बताया था तैमूर लंग 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। ये समरकंद का शासक था तैमूर लंग, और इसने क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को लूटा था। तो एक तो प्रश्न यही पूछेगा 1398 ईस्वी में आक्रमण किसने किया? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तैमूर लंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में और भी एक आध क्वेश्चन बना लेगा वो, ये पूछेगा जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया या दिल्ली को लूटा, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए तो 1398 ईस्वी चल रही है, 1398 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान था तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल रहा वो 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा, और ये आक्रमण कब हुआ है? 1398 ईस्वी में, ठीक है। तो उस समय शासक कौन हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा और अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। साथ में जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा पेपर का, जो सीट दी है मैंने आपको, उस पे लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता जाए। ये आपके तैयारी के हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की? ठीक है, देखिए आगरा नगर की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो आगरा नगर की स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? 1504 ईस्वी में किसने की थी?
सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। देखिए सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का दूसरा शासक है। ठीक है, लोदी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? यही पूछ सकता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। देखिए आप लोग, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, ठीक है, उन 5 वंशों के संस्थापक कौन थे उनको आप अच्छे से रट के जाइएगा। ठीक है, उनसे एक आध प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, देखो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की 1504 ईस्वी में की। सिकंदर लोदी ने गज-ए सिकंदरी भी चलाया। गज-ए सिकंदरी ये भूमि मापन का एक पैमाना था। ठीक है, गजे सिकंदरी भी चलाया था। ये जो था सिकंदर लोदी, ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसका आंसर आप लोग आराम से दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? है ना, तो इसका तो आपको आंसर सबको पता ही होगा। एकता व्यवस्था का प्रारंभ करने वाला इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, इसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और देखिए इल्तुतमिश ने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था? इसने चालीसा दल की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? चालीसा दल की, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता था। और देखो चालीसा दल पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, इसकी स्थापना किसने की? ठीक है, चालीसा दल की स्थापना किसने की और चालीसा दल का दमन किसने किया या अंत किसने किया? तो संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। और दमन करने वाला कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्न में से टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? टंका नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? देखो यह भी इल्तुतमिश से ही संबंधित है। इल्तुतमिश ने क्या करा? सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। और उसने चांदी का टंका चलाया। ठीक है, और तांबे का जीतल चलाया। क्या चलाया? तांबे का जीतल। ठीक, तो ये याद रखिएगा दोनों चीजें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है? तो कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाई, अलाउद्दीन, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके नाम से ही जिसका नाम मैच करे लगभग उसी ने इसका निर्माण कराया। किसका? अलाई दरवाजे का। अलाई दरवाजा कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, दिल्ली में कहाँ पर? ये कुतुब मीनार के समीप है। ठीक है, किसके समीप है? कुतुब मीनार के समीप। ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला क्या कह रहा है? निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? किसने कहा हिंदुस्तान का तोता? वो है अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। इसको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तूतिए हिंद। देखिए अमीर खुसरो जो था, ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, इसने देखो बलबन से प्रारंभ करके गयासुद्दीन तुगलक तक का समय देखा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला भी कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म देखो उत्तर प्रदेश के पटियाली जिले में हुआ था। पटियाली पड़ता है एटा जिले में, पटियाली स्थान था और जिला पड़ता है एटा। ठीक है, तो एटा में इसका जन्म हुआ अमीर खुसरो का। और ये जो हमारे एक सूफी संत हुए हैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, उनका शिष्य था। आगे देख लेंगे हम अगला क्वेश्चन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने
अपने संस्करण लिखे थे या संस्मरण लिखे थे तो कौन हो जाएगा? देखो इस ऑप्शन दिए हैं इल्तुतमिश। हमने इल्तुतमिश के बारे में कभी नहीं सुना उसने अपनी कोई आत्मकथा लिखी हुई है, संस्मरण लिखा हो। बलबन ने भी नहीं लिखा। देखें बलबन का तो बल्कि बशाया लिखा था बर्नी ने, ठीक है, या हम कह सकते हैं वसीयत जो थी वो बर्नी ने लिखी थी, और इसकी आत्मकथा वगैरह तो कुछ ऐसी थी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जरूर अपनी आत्मकथा लिखी थी, और इसने जो आत्मकथा लिखी उसे किस नाम से जानते हैं? फुतुहाते फिरोज शाही नाम से। किस नाम से जानते हैं? फुतुहाते फिरोज शाही, फिरोज शाही। तो याद रखिएगा फुतुहाते फिरोज शाही की रचना करने वाला कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा और नोट जरूर करते जाएं साथ में। अगले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे, कौन थे? फारसी थे? ईरानी थे? ये नहीं थे, ठीक है। अफगान थे? बिल्कुल नहीं थे। चगताई तुर्क थे, कौन थे? चगताई तुर्क थे, ठीक है, ये तुर्क तो थे ही। अब क्या था, ये जो चंगेज खां का एक पुत्र था, ठीक है, पौत्र जो था वो, उसके नाम पर इनको चगताई तुर्क कहा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 36। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक-ए बाबरी देखो इसको हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाबर नामा, या हम इसे तुजुक-ए बाबरी कहते हैं। ये आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा है। किसकी है ये? है ना, आत्मकथा है बाबर की, है ना। तो इसकी रचनाकार कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। तो बाबर नामा की रचना किसने की है? बाबर नामा की रचना की है बाबर ने। और ये किस भाषा में रची गई है? कौन सी भाषा हो जाएगी इसकी? तुर्की, ठीक है। ऑप्शन में देख लेंगे, पहला ऑप्शन दिया है फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो कौन सी में हो जाएगी ये? इसकी रचना की गई है तुर्की भाषा में। किसमें की गई है? तुर्की भाषा में। अब देखिए इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया? लीडन, ठीक है, इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। इसके बाद देखो इन्होंने जो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, ये फारसी भाषा का, मतलब इसका जो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उस फारसी भाषा में जो अनुवादित पुस्तक थी उससे इन्होंने अनुवाद किया, है ना। और जो मूल तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक थी उससे अनुवादित करने वाली थी बेवरीज। कौन थे? बेवरीज, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद। तो मूलतः तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन हो जाएंगे? बेवरीज। इन्होंने 1905 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था, ठीक है, और इन्होंने 1826। तो सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद करने वाला वैसे लीडन और एर्स्किन हो जाएंगे। ये और लगा देना बीच में, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति थे, ये दो लोग थे, ठीक है। और वैसे मूलतः तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद बेवरीज ने किया, ठीक है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण मैंने जो था वो मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? देखिए फरीद, ठीक है, ये जो था इसके पिता का नाम हसन था, ठीक है। ये फरीद जो है इसके बचपन का नाम, बाद में शेर शाह के नाम से ही सुल्तान बना था। और इसके पिता जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे, इनके पास छोटी सी जागीर थी सासाराम की। इसकी माता का देहांत हो चुका था, इसकी एक सौतेली माता थी, उनसे इसकी बनती नहीं थी, और पिता से भी इसका मतलब सामंजस्य बहुत अच्छे से नहीं बैठा, इसलिए घर छोड़ करके भाग गया। कहाँ गया? जौनपुर। और जौनपुर में इसने जाकर के शिक्षा प्राप्त की। मध्यकालीन भारत में जौनपुर जो था वो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र के रूप में उभरा हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे और महत्वपूर्ण चीजें देख लें। देखो इसने 2-3 युद्ध लड़े, किसने? शेर शाह सूरी ने। इसके 2 युद्ध जरूर याद रखिएगा, 1539 का और 1540 का। 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा और 1540 में इसने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा, ठीक है। दोनों ही युद्धों में ये हुमायूं के विरुद्ध लड़ा था और दोनों ही युद्धों में इसने हुमायूं को पराजित किया,
ठीक है, और पराजित करने के पश्चात उसको भारत से बाहर भगा दिया और भारत में एक नए वंश की स्थापना की जो सूर वंश कहलाया, या इसे हम द्वितीय अफगान वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक शेर शाह सूरी था। जो शेर शाह सूरी जो था वो 1540 से लेकर के 1545 तक शासक रहा और 1545 ईस्वी में कलिंजर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कलिंजर का युद्ध लड़ते वक्त। और कलिंजर का जो उस समय शासक था वो था कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। ठीक है, और वहाँ पर बारूद के ढेर के पास ये खड़ा हुआ था। वहाँ इन्होंने जो कलिंजर का किला था उसको तोड़ने के लिए जो गोले छोड़े, एक गोला वापस आ गया और वो जहाँ शेरशाह खड़ा था वहाँ आकर के फटा, जिस कारण से शेरशाह की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे, चांदी का सिक्का है ना, ब्रैकेट में दिया होगा आपके, रुपया किसने शुरू किया? ठीक है, खास तौर से रुपया के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो चांदी का सिक्का रुपया चलाने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी था। इसने सोने का दीनार चलाया था। ठीक है, इसको दीनार को इसने सोने वाले को कहा अशरफ। क्या कहा? अशरफ। और तांबे वाला जो था उसको दाम कहा गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दिया है, दिल्ली की किलाए कूना मस्जिद। ठीक है, किलाए कूना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद, दिल्ली की कुब्बत इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो इसका पहला आंसर ही ठीक होगा, दिल्ली की किलाए कूना मस्जिद। ठीक है, किलाए कूना मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध देखो कब हुआ था। ये पहले तो ये पता होना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इससे प्रश्न समझ लो बनेगा ही बनेगा, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून है ना 1576 ईस्वी को हुआ था, और किस किस के मध्य लड़ा गया था? मुगलों के, और एक तरफ कौन था? महाराणा प्रताप। ठीक है, इसमें मुगलों का जो मुगलों की तरफ से सेनापति जिसको नियुक्त किया गया था, या मुगलों की तरफ से जिसको नेतृत्व सौंपा गया था, वो था राजा मान सिंह को। ठीक है, तो इसकी डेट याद रखिएगा, 18 जून 1576 ईस्वी। अगला देखो, टोंडरमल संबंधित थे। टोंडरमल, ठीक है, ये मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे। किससे थे? मालगुजारी सुधारों से। इन्होंने दहसाला व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था शुरू की थी इन्होंने? दहसाला। कब की थी? 1580 ईस्वी में, अकबर के समय में। ठीक है, अगला है, अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? देखो, अकबर ने एक धर्म चलाया जिसे दीन-ए इलाही या तौहीद-ए इलाही कहा गया। कब प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, दीन-ए इलाही कब प्रारंभ हुआ? 1582 में। और पूछ ले अगर इलाही संवत कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा 1583 ईस्वी, इलाही संवत। तो दोनों नोट कर लीजिएगा डेटें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत अच्छे से आंसर पता है आपको, अकबर। कौन था? अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? पहला अंग्रेज जो था भारत में, वो अकबर के दरबार में जो आया वो था रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। ये 1588 से लेकर के 1591 ईस्वी तक आगरा और फतेहपुर सीकरी में रहा था। ठीक है, रॉल्फ फिंच। आगे देख लेंगे, जैसे सर थॉमस रो दिए गए। सर थॉमस रो भी पता है आपको कब आए थे, है ना, कब आए थे? ये 1615 में जहांगीर के समय आया था। जॉन हॉकिंस है, ये आया था, ये भी जहांगीर के समय आया था 1608 ईस्वी में। एक है पीटर मुंडी, ये जो है पीटर मुंडी, ये शाहजहां के समय में आया था। 1630 से लेकर 1632 ईस्वी तक ये पीटर मुंडी रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ठीक है, ये पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसको सबसे पहले भेजा गया? देखो, सर थॉमस रो आया 1615 में, इसको तो भेजा नहीं होगा। वास्को डी गामा था पुर्तगाली, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेगी नहीं। हॉकिंस, ठीक है, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? हॉकिंस। हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में। अगला देखो, दिया था मनुची। तो देखो, मनुची भी बहुत बाद में आया था, और मनुची ब्रिटिश नहीं था, ये इटालियन यात्री था। और ये कब आया था? 1654 ईस्वी के करीब आया था ये। ठीक है, और ये दारा सिकोह के सेना में तोपची था। बाद में जब दारा सिकोह पराजित हो गया और औरंगजेब शासक बन गया, तो इसने अपने ये चिकित्सक बन गया था बाद में। ठीक है, अगला देखेंगे 46। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो किसके समय में अपनी पराकाष्ठा पर, देखो किसके समय में पहुंचेगी? वो है जहांगीर। कौन था? जहांगीर। चित्रकला का पारखी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जहांगीर को कहा जाता है। और जहांगीर चित्रकला के इतने बड़े पारखी थे, वो स्वयं बोला करते थे कि अगर
एक पेंटिंग को 4 या 5 चित्रकार मिलकर के बनाए या अनेक चित्रकार मिलकर के बनाए, तो मैं ये बता सकता हूँ कि किसी तस्वीर का के होठों को किसने बनाया, उसकी आंखों को किस चित्रकार ने बनाया है, ये इतनी ज़्यादा बारीकी से उनको जानकारी थी चित्रकला के बारे में। आगे देखेंगे, देखो जहांगीर के बारे में 2-3 चीजें और बता दे रहे हैं। देखो जहांगीर की जो पत्नी थी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही वो थी नूरजहां। कौन थी? नूरजहां। नूरजहां के साथ इन्होंने विवाह किया था 1611 ईस्वी में, ठीक है। उनका वैसे नाम क्या था? मेहरुन्निसा। उनको नूरजहां की उपाधि भी किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने एक अपने दरबार में, मतलब दरबार से मतलब है जो आगरा का किला है उसमें न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो न्याय की जंजीर स्थापित करवाने वाला भी कौन हो जाएगा? जहांगीर। और जहांगीर ने सुल्तान मतलब बादशाह बनने के पश्चात 12 अध्यादेश भी जारी किए थे। तो प्रश्न पूछा जाए कि 12 अध्यादेश जारी करने वाला बादशाह कौन था मुगल काल में? तो वो हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ठीक है, तो देखो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन वो किस में थी? तुर्की में थी। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगला है अकबर। अकबर देखो पढ़ा लिखा था नहीं, वो आत्मकथा लिखता कहां से? जहांगीर, ठीक है ना। तो जहांगीर ने अपनी जरूर एक आत्मकथा लिखी जो कहलाई तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। क्या नाम से थी? तुजुक ए जहांगीरी, या ऐसे जहांगीर नामा भी कहा जाता है। खुसरो किस, अगला क्वेश्चन 48 देखेंगे, ठीक है। खुसरो किस मुगल शासक का पुत्र था? ठीक है, ये पूछा गया है खुसरो जो था वो किस मुगल शासक का पुत्र था। देखो खुसरो का इतिहास में एक जगह वर्णन आता है, खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसका पिता कौन था? कौन था? जहांगीर था। ये जहांगीर का पुत्र था खुसरो। किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था खुसरो। और इसने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था अपने पिता के विरुद्ध। जब अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में, तो अकबर की मृत्यु के पश्चात खुसरो जो था वो बादशाह बनना चाहता था, ठीक है, इसलिए उसने विद्रोह किया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनाया था? सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए एतमाउद्दौला था कौन। एतमाउद्दौला जो था वो नूरजहां का पिता था। कौन था? नूरजहां का पिता था। उसका नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग था, ठीक है। और इसको एतमाउद्दौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पुत्री थी नूरजहां, उसने अपने पिता का आगरा में एक मकबरा बनवाया जिसे एतमाउद्दौला का मकबरा कहा जाता है। इसमें पित्राद्युरा शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है आगरा की किस इमारत में सर्वप्रथम पित्राद्युरा शैली का प्रयोग किया गया है? तो आप आंसर देंगे कौन सा हो जाएगा? एतमाउद्दौला का मकबरा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है कौन सा युग्म? इसमें देखो ए ऑप्शन दिया है आगरा का मकबरा, अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा। और इसमें भी सिकंदरा दिया है, तो बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा शहादरा, ठीक है। कहां पर है जहांगीर का मकबरा? शहादरा, ये भी सही है, ठीक है। वैसे जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में भी कहां पर? शहादरा में है, ठीक है। तो ये भी सही है, बी भी सही होगा। सी है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ये भी सही है। अगला है डी शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, ये गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है या उसकी दरगाह है वो कहां पर है? कहां पर होगी? दिल्ली होगी। कहां पर होगी? दिल्ली। अजमेर में किसकी दरगाह होगी? वो है मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। कौन हो जाएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर यहाँ पर ऑप्शन में मोइनुद्दीन चिश्ती होता और उनकी दरगाह अजमेर में दी होती तो ऑप्शन ये मतलब ये भी सही हो जाता, लेकिन इसमें दिया है निजामुद्दीन औलिया का नाम और निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। अगला देखो 51 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो देखो किसने स्थानांतरित की थी आगरा से दिल्ली? देखो एक मुगल बादशाह हुआ है शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो था, शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। उसने बहुत सारे निर्माण कार्य कराए
उसने क्या करा, दिल्ली में अपनी एक राजधानी स्थापित की, जिसको उसने शाहजहानाबाद कहा, है ना। ये शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, किसने? शाहजहां ने। और वहां पर उसने एक किला बनवाया, जिसे बोलते हैं लाल किला के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब उसने शाहजहानाबाद बनवाया तो वहीं पर उसने अपनी दिल्ली इस राजधानी भी स्थापित की थी। तो आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित या स्थापित करने वाला कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। इसका निर्माण इन्होंने 1638 ईस्वी में प्रारंभ किया और 1648 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। देखिए, शाहजहां को हम ताजमहल के निर्माणकर्ता के रूप में भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ताजमहल से हम सभी लोग परिचित हैं, चाहे इतिहास पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, फिर भी ताजमहल से परिचित रहते हैं। और ये भी पता है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम था, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न थोड़ा सा और बता दूं, ये इससे पहले जो नूरजहां थी, नूरजहां की जो माता थी उनका नाम असमत बेगम था, और उनको गुलाब से इत्र बनाने की विधि का खोजकर्ता माना जाता है। तो अगर प्रश्न कभी पूछे कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी, तो कौन हो जाएगा? असमत बेगम। अगर असमत बेगम ऑप्शन में ना हो तो आप नूरजहां लगाएंगे, ठीक है। अब चलो फिर से लौट के आते हैं हम किसकी ओर? मुमताज महल की ओर। मुमताज महल का निधन 1631 ईस्वी में हो गया था। ये प्रसव पीड़ा से इनका निधन हुआ था। ये अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तब इनका निधन हुआ। 14वीं संतान जो पैदा हुई थी वो एक लड़की थी, उसका नाम गौहर आरा था। तो 14 में से इनकी 7 संतानें जीवित बची थी, 7 संतानें मर चुकी थी। 7 संतानों में 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, ठीक है। चारों पुत्रों के नाम औरंगजेब, सबसे बड़ा दारा सिको था, दौरा सिको, औरंगजेब, शाह सूजा और मुराद थे। और पुत्रियों में इनके जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा थी। गौहर आरा सबसे छोटी थी। और देखिए, इसने ताजमहल का निर्माण कराया उनकी याद में। तो 1631 से इसने ताजमहल का निर्माण का प्रारंभ कराया और 22 वर्ष में ये निर्माण पूर्ण हुआ 1653 ईस्वी में। इसमें कुल 9 करोड़ रुपए लगभग खर्चा आया था। इसका जो वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, और मुख्य मिस्त्री जो प्रधान मिस्त्री था वो कौन था? ईसा खां था। ये बिंदु आप जरूर नोट कीजिएगा, इनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कौन हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां हो जाएगा। देखो, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? वो वैसे करवाया था दारा सिको ने। दारा सिको जो था वो किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा सिको था। दारा सिको ने काशी के ब्राह्मणों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था, जिन्हें सिर ए अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। तो अब ये पूछ रहा है शासन किसके शासनकाल में हुआ? तो उस समय शासनकाल किसका हो जाएगा? शाहजहां, ठीक है। किसका हो जाएगा? शाहजहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको दी थी शाह बुलंद इकबाल की पदवी? इसने अपने सबसे बड़े पुत्र दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? देखो, 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला बादशाह कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा औरंगजेब। कौन हो जाएगा? औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब और इसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध हुए, ठीक है। इसमें जो अंतिम युद्ध था वो देवराई का युद्ध था, जिसमें इन्होंने दारा सिको को मार दिया या मृत्युदंड दे दिया था उसके बाद। तो इसने क्या करा था? एक देवराई के युद्ध से पहले राज्याभिषेक करवाया था और एक देवराई युद्ध के बाद राज्याभिषेक करवाया था। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह कौन था? देखिए, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे? तो हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। क्या आंसर होगा उसका? औरंगजेब। सबसे ज्यादा हिंदुओं को नियुक्त करने वाला औरंगजेब था। इसके समय में लगभग 33% अधिकारी हिंदू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 56 है, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? बीबी का मकबरा, ठीक है।
बीबी का मकबरा जो था वो औरंगजेब ने बनवाया था। वैसे तो ये कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये औरंगजेब ने बनवा करके औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने बनवाया था वैसे तो, ठीक है। लेकिन शासनकाल किसका चल रहा है? औरंगजेब का। तो निर्माणकर्ता हम औरंगजेब को ही मानेंगे। औरंगजेब की एक पत्नी थी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, और उसकी उपाधि दी गई थी राबिया उद दौरानी की, ठीक है। राबिया उद दौरानी उसकी उपाधि थी। इसकी याद में कह सकते हो या इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मकबरा बनवाया था, जो औरंगाबाद में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? औरंगाबाद में, ठीक है। तो बीबी का मकबरा बनवाने वाला कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। और औरंगजेब ने एक निर्माण कार्य और करवाया था, वो है लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण। ये जरूर याद रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब उसका आंसर होगा, ठीक है। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण पूछे तो उसका आंसर शाहजहां होगा, ठीक है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका मैंने संकलन किया था, और मेरा प्रयास था कि मैं अधिक से अधिक इसमें उन तथ्यों को कवर कर पाऊं जो आपकी पैट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास सफल रहा होगा, और बाकी प्रयास कितना सफल रहा इस बात की पुष्टि तो आपके पैट के एग्ज़ाम के बाद ही होगी। आप लोग सभी मेहनत करते रहें और वीडियो को पूरा देखें, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मेरी मेहनत सफल हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर आधुनिक भारत पर होगा, और आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।